बच्चों गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोगों ने आगे बहुत सारे व्याकरण पढ़े हैं। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे समास। समास किसे कहते हैं और समास की परिभाषा, समास के विभिन्न भेद के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलो हम देखते हैं सबसे पहले समास क्या है और समास की क्या परिभाषा है। तो समास की परिभाषा है कि समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण अर्थात किसी भी बड़े से शब्द को शॉर्ट में करना या छोटा करना। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नए और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल कि कमल के समान नयन, इसे हम कमल नयन भी कह सकते हैं। इतना बड़ा हमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कमल और नयन ये दो सार्थक शब्द हैं। इन दोनों को जोड़ करके हम एक समास का सार्थक शब्द बना सकते हैं। तो कमल के समान नयन वाला इतना बड़ा न बोल करके हम कमल नयन भी बोल सकते हैं। ये भी शब्द सार्थक ही है। तो समासिक शब्द क्या है? समास के नियमों से बने शब्द समासिक शब्द कहलाते हैं। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। जैसे राजा का सिंहासन यानी राज सिंहासन। तो मतलब यहाँ पे विभक्तियाँ जो होती हैं जैसे के, समान, का, यानी, ये सारे चीज़ें जो होती हैं ये लुप्त हो जाती हैं और नॉर्मल जो दो सार्थक शब्द होते हैं वो दोनों मिल कर के एक हो जाते हैं। तो इसे ही हम समास कहते हैं या समासिक शब्द कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि क्या है। तो समास विग्रह। समास विग्रह क्या है? तो किसी समासिक शब्दों का अखंडन समास विग्रह कहलाता है। मतलब किसी भी समासिक शब्द है और उसे हमें दो भाग में परिवर्तित करना है, उसका खंडन करना है, अलग अलग करना है। तो हम किस तरह से उसे अलग अलग करेंगे और किस तरह से उसका एक दूसरा वाक्य बनाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रसोई घर, रसोई घर को अब हमें खंडित करना है। तो हम कैसे करेंगे? रसोई का घर। यहाँ पे हमें का शब्द ऐड करना होता है, का शब्द लगाना होता है। अब हम देखते हैं पूर्व पद और उत्तर पद। समास में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे नील कमल, इसमें नील पूर्व पद और कमल उत्तर पद है। मतलब नील जो है वो आगे का शब्द है और कमल जो है वो पीछे का शब्द है। तो ये दोनों को मिला करके बना है नील कमल। अब हमें अगर नील कमल को विग्रह करना है या अलग अलग करना है तो हम क्या बोलेंगे? नील के समान कमल। इस तरह से हम इसे विग्रह करेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं समास के भेद। मतलब समास कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है बहुव्रीहि समास। अब हम एक एक करके हर समास के अंदर के पार्ट्स को पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास के अंतर्गत। अब हम देखते हैं यहाँ पे अव्ययी भाव समास। जिस समास का पहला पद प्रधान हो और वह अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे पहला पद प्रधान, यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखते हैं यथा मति, मति के अनुसार, आमरण मतलब मृत्यु तक। इनमें यथा और आ अव्यय है, मतलब निरर्थक शब्द है, अव्यय है, लेकिन फिर भी इसे जोड़ने से उसका अर्थ अलग हो जाता है। तो यहाँ पे अव्ययी भाव समास आ जाते हैं। यथा मति, तो मति के अनुसार। अब यथा अगर हमें इसे विग्रहित करना है तो यथा शब्द को ही हमें हटा देना होता है, सिर्फ मति शब्द को हमें दृष्टिगत करना होता है। अब यहाँ पे दूसरा है आमरण, तो हमें यहाँ पे आ शब्द को ही हटा देना होता है क्योंकि ये अव्यय है और सिर्फ मृत्यु शब्द को लेना होता है। तो इस तरह से आमरण का मृत्यु और यथामति का सिर्फ मति हमें लगाना होता है। तो अव्ययी भाव अर्थात आगे के शब्द जो होते हैं वो अव्यय होते हैं, किंतु उनके लगा देने से हमारे अर्थ अलग हो जाते हैं, इसलिए हमें उन्हें लगाना होता है। हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं उसके बारे में, और भी उदाहरण। तो बेशक, शक के बिना, यथाक्रम, क्रम के अनुसार। अब आप जब ये सारे उदाहरण को देखेंगे तो आप लोग नॉर्मली बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। हर रोज़, हर रोज़, रोज़ रोज़। यहाँ पे हर रोज़ का अर्थ है रोज़ रोज़, मतलब हर शब्द
अव्यय है, यथा शब्द अव्यय है, बे शब्द अव्यय है। तो लेकिन उन्हें लगा देने से एक अलग ही अर्थ बन जाता है, इसलिए यहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। आप कोई भी शब्द सोचिए दिमाग में, या आप कोई भी शब्द पढ़ेंगे तो आपको ऑन द स्पॉट समझ में आ जाएगा कि अव्ययी भाव समास क्या है, जहाँ पे निरर्थक शब्द लगे होते हैं। आप लोगों ने सुफिक्स और प्रीफिक्स के बारे में पढ़ा ही होगा, उसी से मिलता जुलता ये भी है। आगे हम देखते हैं आजीवन, जीवन भर, यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार। इसका मतलब क्या है कि अगर हम ये शब्द यथा न भी बोलेंगे तो भी हम इन शब्दों को बोल सकते हैं, लेकिन इनके लगाने से वो वर्ड शॉर्ट फॉर्म में अव्ययी भाव के रूप में हमारे समक्ष प्रदर्शित हो जाते हैं। रातों रात, रात ही रात में, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, निसंदेह, संदेह के बिना, हर साल, हर एक साल, यथास्थिति, स्थिति अनुसार। आगे हम देखते हैं तत्पुरुष समास क्या है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह, यहाँ पे उत्तर, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। विभक्ति के नाम के अनुसार इसके 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये सारे अलग अलग भाव, अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब हम देखते हैं नई तत्पुरुष समास क्या है। जिस समास में पहला पद निषेधात्मक हो उसे नई तत्पुरुष समास कहते हैं। अर्थात जिस समास में पहला पद मतलब आगे वाला जो शब्द होता है वो निषेध हो, मतलब उसका कोई भी ना, जहाँ पे ना शब्द का प्रयोग किया गया हो, वहाँ नई तत्पुरुष समास होता है। हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जिस समास में पहला पुरुष निषेधात्मक हो उसे नई तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे असभ्य, न सभ्य, यहाँ पे न शब्द का अ का अर्थ है न, अनंत तो न अंत, जिसका अंत नहीं हो सकता, मतलब जहाँ पे नहीं शब्द का वाक्य निकलता है हमारे मुख से, उसे विग्रह करने पर नहीं शब्द आता है, वहाँ नई तत्पुरुष समास होता है। अनादि न आदि, जिसका आदि न हो। असंभव न संभव, मतलब जो संभव नहीं है, जिसे हम संभव नहीं कर सकते। तो इस तरह से जिसका विग्रह करने के बाद नहीं शब्द का प्रयोग होता है वहाँ नई तत्पुरुष समास होता है। आगे हम देखते हैं कर्मधारय समास क्या है। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेष विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय समास होता है। इसका अर्थ क्या है कि जिस समास में उत्तर पद मतलब पीछे का जो पद है वो प्रधान हो, आगे का पद प्रधान न हो, पीछे का पद प्रधान हो, और पूर्व पद मतलब आगे का पद और उत्तर पद में विशेष और विशेष्य, मैंने विशेष और विशेष्य के बारे में आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोग मेरी अगली वीडियो में देख सकते हैं। तो जिसमें विशेष और विशेष्य अथवा उपमान और उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय समास होता है। आगे हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं समस्त पद चंद्रमुख। अब अगर हम इसे विग्रहित करते हैं तो चंद्र जैसा मुख, चांद जैसा मुख वाला। तो यहाँ पे क्या है कि चंद्र जो है वो पूर्व पद है और मुख जो है वो उत्तर पद है। तो इन दोनों का मेल होता है, उपमेय में उपमान का मेल होता है, मतलब किसी भी चीज़ की तारीफ बहुत बढ़ा चढ़ा के करना, तो वो चंद्रमुख में आता है। तो मतलब जहाँ पे उपमेय में उपमान की संभावना होती है, जहाँ पे बहुत बढ़ा चढ़ा के किसी भी चीज़ की तारीफ़ की जाती है, वहाँ पर आता है इस तरह से कर्मधारय समास। ठीक है। देहलता, देहलता तो देह रूपी लता। यहाँ पर देह रूपी लता का वर्णन उपमेय में उपमान की संभावना दर्शाई गई है। नील कमल, नीला कमल या नील के समान कमल। तो इस तरह से यहाँ भी उपमेय में उपमान की संभावना दृष्टिगत होती है। अब सज्जन, सतजन मतलब अच्छा
अच्छे लोग। तो यहाँ पे भी समास विग्रह होने पर प्रधानता ही दिखाई गई है। कमल नयन, कमल के समान नयन वाला। दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा। पीताम्बर, पीला अंबर। नर सिंह, नरों में सिंह के समान। इस तरह से जहाँ पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय और उपमान की संभावना पाई जाती है वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। आगे हम देखते हैं द्विगु समास किसे कहते हैं। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। ठीक है, तो मतलब जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो, मतलब आगे का वर्ड जो है वो संख्या दर्शाता हो, और द्विगु समास, उसे ही हम द्विगु समास कहते हैं। इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है, मतलब किसी भी गुट का पता चलता है, किसी भी समूह का पता चलता है द्विगु समास के अंतर्गत। तो समस्त पद क्या है, नवग्रह। अब समास विग्रह अगर हम करेंगे तो इसे कैसे करेंगे, 9 ग्रहों का समूह। त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार। इस तरह से द्विगु समास के अंतर्गत पहला वर्ड जो होता है वो संख्यावाचक होता है। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। अठन्नी, 8 आनों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समूह। शताब्दी, 100 अब्दों मतलब 100 सालों का समूह। इस तरह से द्विगु समास में संख्यावाचक चिन्ह पहले ही हमें दिखाई देते हैं, या संख्या विशेषण हमें पहले ही दिखाई देता है पूर्व पद में। अब द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, मतलब दोनों का उतना ही अधिकार हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे दोनों शब्द सेम ही हो और दोनों का अधिकार भी उतना ही हो, तो वहाँ पे द्वंद्व समास होते हैं। जैसे पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सीता राम, सीता और राम, मतलब यहाँ पे दोनों शब्द प्रधान ही हैं, तो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। ऊंच नीच, ऊंचा और नीचा, या ऊंच और नीच। अन्न जल, अन्न और जल। खरा खोटा, खरा और खोटा। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। इस तरह से द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं। आगे हम देखते हैं बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रधान हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। मतलब इसमें दोनों पद का कोई महत्व नहीं होता, उसके किसी भी पद का कोई भी महत्व नहीं होता, बस उस शब्द से एक कोई तीसरा शब्द निकलकर सामने आता है, वो होता है बहुव्रीहि समास। जैसे दशानन, तो 10 है आनंद जिसके, मतलब 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण। मतलब एकदम तीसरा शब्द निकल के हमारे समक्ष आता है, तो वहाँ पे बहुव्रीहि समास होता है। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, अर्थात मेघनाथ की पत्नी। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। दुरात्मा, बुरी आत्मा वाला, जैसे दुष्टा। श्वेतांबर, श्वेत है जिसके अंबर, अर्थात सरस्वती। तो इस तरह से हमने पढ़ा विभिन्न 4 प्रकार के समास के बारे में, और आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही इजी और हेल्पफुल लगी होगी। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइए, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो बाय बाय।